नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसी की वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सोल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। फटाफट से शेयर कर दीजिए क्योंकि शेयर तो बनता है और जितने लोगों को आप शेयर करेंगे उतने लोगों तक हम अप्रोच कर पाएंगे। और इंसान है, इंसान की मदद जरूर करें। अगर आप इंसान की मदद करते हैं तो शायद भगवान ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की, ये वो हमेशा सोचता है। तो मैं शुरू करता हूं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नया ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहा है। और बैच शुरू हो रहा है 25 अप्रैल को। नया ऑफलाइन बैच कब शुरू हो रहा है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने पे टोटल फीस के अंदर 2001 रुपए का फायदा, 18,000 की जगह फीस लगेगा 15,999। और ये कब? तब जब आप 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो इंतजार किस बात का? आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और जुड़ जाइए टीम नोवल के संग। एक बेहतरीन थ्योरी लेक्चर के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टीम नोवल का, जिसके ऊपर टीम नोवल काम कर रही है और इसी काम को ये आगे की तरफ प्रोसीड करेगी ताकि आप बेहतरीन भविष्य की तरफ जा सके। और अगर आप टीम नोवल से जुड़ते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगा। और ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे आसान, सबसे सिंपल और सबसे सरल तरीका होता है। क्योंकि मैंने एक बात बहुत पास से असेस की है, बहुत करीब से असेस की है कि कई बच्चों का एक ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन होता है कि सर ऐसा क्या पढ़े कि एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा ही पढ़ा रहे हैं जिससे एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो बस उसी प्रोसेस को टीम नोवल जो है वो प्रोसीड कर रही है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं टीम नोवल के साथ तो आपका मोस्ट वेलकम। मैं शुरू करता हूं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का। और आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, 4 ऑप्शन को पढ़े, फिर जवाब देने की कोशिश की। पूछा जा रहा है द नर्सिंग इंटरवेंशन टू रिलीव पेन इन ब्रेस्ट एनगोजमेंट while the mother continue to breastfeed। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन आप काम में लेंगे पेन को रिलीव कराने के लिए जब ब्रेस्ट एनगोजमेंट है और मदर कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड करवा रही है। तो कौन सा इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट रहेगा? फर्स्ट है आप अप्लाई करेंगे कोल्ड कंप्रेशन टू द एनगोज्ड ब्रेस्ट। जो एनगोज्ड ब्रेस्ट है उसके ऊपर कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। दूसरा है वार्म कंप्रेशन अप्लाई करेंगे एनगोज्ड ब्रेस्ट के ऊपर। तीसरा है मसाज करेंगे ब्रेस्ट का। और लास्ट है अप्लाई करेंगे एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ब्रेस्ट एनगोजमेंट में क्या इंटरवेंशन काम में लेंगे पेन के रिलीव के लिए? पेन के रिलीव के लिए क्या इंटरवेंशन काम में लेंगे? एक बात बहुत करीब से समझ लीजिएगा और मैंने कई बार आप लोगों को ये जिक्र भी किया है, किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में 2 ऑपोजिट ऑप्शन हो तो जवाब उसी में से होता है। यहाँ 2 ऑपोजिट ऑप्शन है। पहला है अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन और दूसरा है अप्लाई वार्म कंप्रेशन। 2 ऑपोजिट ऑप्शन है। कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करेंगे, वार्म कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। तो 2 जब ऑपोजिट ऑप्शन होते हैं तो जवाब उसी में से होता है। और यहाँ पे क्या जवाब बनेगा? अप्लाई वार्म कंप्रेशन। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अप्लाई वार्म कंप्रेशन ऑन एनगोज्ड ब्रेस्ट। एनगोज्ड ब्रेस्ट के ऊपर वार्म कंप्रेशन अप्लाई करते हैं। कोल्ड कंप्रेशन, मसाज और एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट जो है वो जो एप्लीकेबल नहीं है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये इंडिकेटेड नहीं होती है एनग्रोज्ड ब्रेस्ट के ऊपर ना। आपको ये काम में नहीं लेना है। आपको क्या काम में लेना है? आपको वार्म कंप्रेशन अप्लाई करना है एनग्रोज्ड ब्रेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अप्लाई वार्म कंप्रेशन टू द एनग्रोज्ड ब्रेस्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, पिक्चर से समझते हैं थोड़ा सा। एनगोज ब्रेस्ट एनगोज के माने में जो पिक्चर आई है ये ब्रेस्ट एनग्रोजमेंट की पिक्चर है। नॉर्मल ब्रेस्ट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ब्रेस्ट वहां पे रेड दिखे, वार्मथ दिखे, एडिमेटस दिखे तो ये एनगोज्ड ब्रेस्ट का इंडिकेशन है। क्या कारण होता है? तो ज्यादातर डिलेड जो है और इनफ्रीक्वेंट फीडिंग जो है उसकी वजह से ब्रेस्ट एनगोजमेंट होता है ना। फीडिंग कराने में देरी कर दे या मदर फ्रीक्वेंटली फीड नहीं करा रही है तो उसकी वजह से ब्रेस्ट एनगोजमेंट होता है। इम्प्रॉपर लैचिंग एंड पोजिशनिंग, प्रॉपर पोजीशन या प्रॉपर तरीके से लैक्टेशन नहीं हो रहा हो तो ब्रेस्ट एनगोजमेंट हो जाता है। क्योंकि एनगोजमेंट होने का रीजन होता है ब्रेस्ट का अंदर ही भरे हुए रहना, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का
जिसको नॉर्मली एक्सपेल होना चाहिए था, बच्चे को पीना चाहिए था, अंदर ही भरा रह जाता है, जिससे ब्रेस्ट एनगोजमेंट होता है। एनगोज ब्रेस्ट जो है वो स्वेलन होता है, थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा वार्म होता है, थोड़ा पेनफुल होता है। वो स्वेलन होता है, सूजा हुआ होता है, थोड़ा हार्ड होता है, टच करने पे दर्द होता है, पेनफुल होता है, स्वेलन होता है। ये एनगोज ब्रेस्ट के साइन होते हैं सारे के सारे। तो ये देखने को मिलेंगे, कारण है ब्रेस्ट एनगोजमेंट के। क्या तरीका है इसको प्रिवेंट करने का, रोकने का क्या तरीका ब्रेस्ट एनगोजमेंट को? तो अर्ली एंड फ्रीक्वेंट फीड दो, थोड़ा थोड़ा और बार बार फीडिंग देते रहो, तो ब्रेस्ट एनगोजमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि होने का रीजन ही था फीड का, मिल्क का अंदर ही रुक जाना। तो रोको ही मत, तो होगा ही नहीं, है ना। करेक्ट अटैचमेंट रखो, है ना, प्रॉपर तरीके से लैक्टेशन दो, प्रॉपर तरीके से फीड दो, तो एनगोजमेंट नहीं होगा। क्या इलाज क्या रहेगा जब हो गया है? अब होगा ही नहीं, ये तो प्रिवेंशन का तरीका था, लेकिन जब हो गया है तो इलाज करना पड़ेगा। अब प्रिवेंशन से काम नहीं चलेगा, तो वार्म वाटर पैक, जो हमारा भी आंसर था, वार्म एप्लीकेशन करेंगे। ब्रेस्ट की मसाज जो है वो नॉर्मली नहीं करनी होती है, या अवॉइड करते हैं इनिशियली, तो ब्रेस्ट मसाज यहाँ पे अवॉइड करना है आपको। एनाल्जेसिक देते हैं, जिसमें आइबुप्रोफेन दिया जाता है, ऑइंटमेंट काम में नहीं लेते हैं, टेबलेट फॉर्म में आइबुप्रोफेन जो है वो एज एनाल्जेसिक यूज किया जाता है। एसिक्लोफेनिक जो है वो काम में लिया जाता है एनाल्जेसिक के रूप में, है ना। मसाजिंग नहीं करना है, लेकिन मिल्क को बाहर की तरफ एक्सप्रेस करना है, तो मिल्क एक्सप्रेस टू सॉफ्टन द ब्लड, ब्रेस्ट को सॉफ्ट करने के लिए मिल्क को एक्सप्रेस करना जरूरी है, बाहर निकालना जरूरी है। तो ये ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है ब्रेस्ट एनगोजमेंट की। कोजेज हमने पढ़े, प्रिवेंशन का तरीका पढ़ा, और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हमने यहाँ पे पढ़ी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक वुमन हु डिलीवर नॉर्मली पर वेजाइनम इज एक्सपेक्टेड टू वॉइड विद इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर डिलीवरी। एक लेडी है जिसमें पर वेजाइनल डिलीवर किया है, उसकी डिलीवरी जो है नॉर्मल डिलीवरी थी, पर वेजाइनल डिलीवरी थी। एक्सपेक्टेड वॉइड कितने टाइम है, कितने घंटे बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं डिलीवरी के बाद में कि वो वॉइड करेगी, यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा आपको। फर्स्ट है 3 आवर्स, सेकंड है 4 आवर्स, थर्ड है 6 to 8 आवर्स, फोर्थ है 12 to 24 आवर्स। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कितने टाइम बाद में वॉइड करेगी वो, पर वेजाइनम डिलीवरी किया है, वॉइडिंग कितने आवर्स के बाद में होगी? 3, 4, 6 से 8, 12 से 24। जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। 3 और 4 घंटे में कर सकती है, लेकिन नॉर्मल पीरियड पूछा है यहाँ पे आपको कि नॉर्मल पीरियड बताओ, एक्सपेक्टेड कि इतने टाइम में तो कर ही लेगी, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बताना होता है, एंड ये होता है 6 to 8 आवर्स। 6 से 8 घंटे में लेडी जो है वो नॉर्मली वॉइड कर लेती है। 6 से 8 घंटे में ये मैक्सिमम पीरियड है। इससे पहले करे तो इट्स गुड, 3 घंटे में कर दिया, 2 में कर दिया, 1 ही घंटे में कर दिया, लेकिन 6 से 8 घंटे में तो कर ही लेती है। उसके बाद में भी ना करे तो कुछ इंटरवेंशन लेने का जरूरत है। तो 6 to 8 आवर्स, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। 3 आवर्स, 4 आवर्स, 12 to 24 आवर्स, ये जवाब नहीं बनेंगे। द करेक्ट आंसर इज 6 to 8 आवर्स, सी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टू एंश्योर एडिक्वेट लैक्टेशन द नर्स शुड टीच द मदर टू। एडिक्वेट लैक्टेशन के लिए, एडिक्वेट लैक्टेशन को एंश्योर करने के लिए नर्स जो है वो मदर को क्या समझाएगी, क्या टीचिंग देगी नर्स मदर को एडिक्वेट लैक्टेशन के लिए? ब्रेस्ट फीड द बेबी ऑन सेल्फ डिमांड डे एंड नाइट, फीड प्राइमरली ड्यूरिंग द डे एंड अलाउ द बेबी टू स्लीप थ्रू द नाइट, फीड द बेबी एवरी 3 to 4 आवर्स फॉलोइंग ए स्ट्रिक्ट शेड्यूल, एंड ब्रेस्ट फीड व्हेन द ब्रेस्ट आर एनगोज टू एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। सवाल ने आपको पूछा है कि एडिक्वेट लैक्टेशन के लिए मदर को क्या टीचिंग देंगे, एज ए नर्स आप क्या टीचिंग देंगे ताकि एडिक्वेट लैक्टेशन हो। सेल्फ डिमांड डे और नाइट के समय भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, डे के समय कराएगी, रात को सोने देगी, बेबी को 3 से 4 घंटे का शेड्यूल में फीडिंग करवाएगी, और ब्रेस्ट में जब एनगोजमेंट होगा तभी इंश्योर करेगी एडिक्वेट सप्लाई को। विच इज द करेक्ट वन? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, और कंसेप्ट बहुत सिंपल है। देखिएगा यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है कि ब्रेस्ट फीडिंग तब कराएगी जब ब्रेस्ट आर एनगोज्ड, ये खोटा जवाब है, ये तो करना ही नहीं है। एनगोज होगा तो बीमारी हो जाएगी, तो हमें तो ब्रेस्ट फीडिंग करानी है ताकि एनगोज ना हो, तो ये तो खोटा जवाब है। 3 से 4 घंटे का शेड्यूल नहीं होता, शेड्यूल होता है पर 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे में, और दिन में 8 से 12 बार, 8 to 12 टाइम्स ए डे टोटल फीड हो जाना चाहिए। 1 से 2 घंटे में फीडिंग कराना होता है, 3 से 4 घंटे जो है वो बहुत लंबा टाइम है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो 1 to 2 आवर्स का फीडिंग पीरियड रहता है, 8 से 12 बार कराते हैं, और दिन के समय पिलाएंगे, रात को नहीं पिलाएंगे, ये खोटा जवाब है, क्योंकि बच्चा है कभी भी फीड की डिमांड कर सकता है, और पूरी रात सोने से बच्चे को प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उसको जगह जगह के पिलाए, और पिलाने का मदद का जो काम है वो यही है। तो करना क्या है, हर 1 से 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना ही है,
और इसके अलावा बेबी की सेल्फ डिमांड के ऊपर भी ब्रेस्ट फीड कराना है। हमें बच्चे को जगह जगह के भी पिलाना है। एक बार पिला दिया 5 घंटे हो गए, सो रहा है, कौन नहीं डिस्टर्ब करो, 2 घंटे में उठा दो, बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो रहा, उसको फीड कराना जरूरी है, नहीं तो उसकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप पूरी जिंदगी डिस्टर्ब करना चाहते हो या अभी डिस्टर्ब करना चाहते हो? तो हम अभी डिस्टर्ब करना पसंद करेंगे, पूरी जिंदगी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, है कि नहीं है? लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आज आप पढ़ रहे हो, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन का फीलिंग हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? लेकिन अगर आज ये दुख आपने झेल लिया, आज ये परेशानी आपने झेल ली, आज अगर ये आने वाली परेशानियों का आपने सामना कर दिया, तो आपकी जिंदगी फ्यूचर जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो एक अच्छा, एक बेहतरीन और एक बढ़िया फ्यूचर चाहते हो तो पढ़ना आज अच्छा पड़ेगा, है ना? आज अच्छा पढ़ोगे, आज बेस्ट पढ़ोगे, आज इन चीजों से नहीं डरोगे, नहीं घबराओगे, और आज हिमाकत कर दोगे कि एग्जाम की खोपड़िया में तो छेद मैं ही करूंगा, और तब जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। बस इसी ध्येय के साथ में, इसी ठानने के साथ में अगर आगे बढ़ोगे, क्योंकि जिंदगी में कुछ अलग करने के लिए ठानना पड़ता है, और ठानने का फॉर्मूला ना फिजिक्स में है, ना केमिस्ट्री में, ना बॉटनी में, ना जूलॉजी में, ना एमएसएन में, ना पीडियाट्रिक में, ना ओबीजी के अंदर है जिसको हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ठानना ही पड़ेगा। और जिसने ठाना उसने इतिहास रच दिया। माँ जी ने बोला पहाड़ तोड़ दूंगा, तो तोड़ दिया, हमने नहीं तोड़ पाए क्योंकि हमने ठाना ही नहीं, है ना? कोई भी आदमी, जो एक आदमी ने घुड़सवारी करने की सीखी तो घोड़े पे बैठा, गिरा, उठा, बैठा, गिरा, घुड़सवार बन गया। हम कभी घोड़े के पास में ही नहीं गए तो इसलिए हम अच्छे घुड़सवार नहीं है। तो आपको अगर किसी चीज में सफलता पानी है तो आपको क्या करना है? ठानना है कि करना ही करना है, और करना ही करना है तो हो जाएगा। तो बच्चे को 2 घंटे में दूध पिलाना है। आज परेशान हो सकता है, बच्चा रोएगा, थोड़ा करेगा, लेकिन जिंदगी संवर रही है, और जहाँ जिंदगी संवरती है वहां पे किए हुए गुना जो है वो माफ होते हैं भगवान के घर से भी। तो जिंदगी को संवारने का काम करिएगा। जिंदगी का संवारने का एक काम यहाँ भी है कि इस चैनल को शेयर करिए, क्योंकि जितने लोगों को शेयर करोगे उनकी जिंदगी संवरेगी। और इस कंटेंट को आप देख रहे हो तो बेशक अच्छी चीज है, तो कोई और देखेगा तो उसके लिए भी क्या रहेगी? अच्छी। तो शेयर जरूर करें, ये आपकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं लेके चलता हूं आपको आगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर था ए, और ये ए था कि डिमांड के आधार पे आप वहां पे फीड प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एन अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन केयरिंग फॉर ए पोस्टपार्टम मदर विद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। एक लेडी है जो पोस्टपार्टम है और उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया है। एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा काम में लेंगे जब आप उस मदर को केयर दे रहे हैं? एनकरेज द मदर टू एम्बुलेट टू रिलीव द पेन इन द लेग्स, इंस्ट्रक्ट द मदर टू अप्लाई इलास्टिक बैंडेज फ्रॉम द फुट गोइंग टुवर्ड्स द नी टू इंप्रूव वीनस रिटर्न फ्लो, अप्लाई वार्म कंप्रेस ऑन द अफेक्टेड लेग टू रिलीव द पेन, एलिवेटेड द अफेक्टेड लेग एंड कीप द पेशेंट ऑन बेड रेस्ट। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वहां पे हो गया, पोस्टपार्टम केयर दे रहे हैं, एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है एनकरेज द मदर टू एम्बुलेट टू रिलीव द पेन इन द लेग्स। एम्बुलेट करेंगे तो थ्रोम्बस का एम्बुलस बनने की संभावना है, इसलिए उसको बेड रेस्ट देना है, एम्बुलेट नहीं करना है। ये तो खोटा जवाब है। इंस्ट्रक्ट द मदर टू अप्लाई इलास्टिक बैंडेज फ्रॉम द फुट गोइंग टुवर्ड्स द नी टू इंप्रूव वीनस रिटर्न फ्लो। तो इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का इलाज इलास्टिक बैंडेज नहीं है, इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में पूछा है। तो ये यहाँ पे इनिशियल एक्शन, प्रायोरिटी एक्शन के अंदर, एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन के अंदर नहीं आएगा। अप्लाई वार्म कंप्रेशन अफेक्टेड लेग टू रिलीव पेन, ये भी एप्रोप्रिएट एक्शन इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में नहीं है। द एप्रोप्रिएट एक्शन इज एलिवेट कर दो अफेक्टेड लेग को और कीप पेशेंट ऑन बेड रेस्ट। बेड रेस्ट रखना है, मूव नहीं कराना है, इलास्टिक बैंडेज अप्लाई नहीं करना है, वार्म कंप्रेशन नहीं करना है। इस सब चीजों से थ्रोम्बस एम्बुलस में कन्वर्ट हो सकता है और जिससे लेडी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है पोस्टपार्टम पीरियड में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वाली कंडीशन में सिर्फ लेग को, अफेक्टेड लेग को एलिवेट कर दो जिससे एडिमा कम हो जाएगा और पेशेंट को बेड रेस्ट करने दो जिससे धीरे धीरे एडिमा जो है वो रिलीज हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ये सबसे अच्छा और सबसे उत्तम और सबसे आसान और बिना कॉम्प्लिकेशन वाला तरीका है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? डी। ए, बी और सी तीनों खोटे जवाब है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एलिवेट द अफेक्टेड लेग एंड कीप द पेशेंट ऑन बेड रेस्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा। तो थोड़ा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को समझे तो थ्रोम्बो वर्ड का मतलब होता है क्लॉट और फ्लेबाइटिस वर्ड का मतलब होता है एन इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन। तो वेन के इन्फ्लामेशन को, क्लॉट जब वेन में बनता है और वेन का इन्फ्लामेशन होता है, इसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अकर व्हेन ए ब्लड क्लॉट कोजेज, जब ब्लड क्लॉट इन्फ्लामेशन करता है वेन का, जब ब्लड क्लॉट टिपिकली फॉर्म इन द लेग्स और पेल्विस, लेग और पेल्विस में ब्लड क्लॉट बनता है और वो ब्लड क्लॉट इन्फ्लामेशन करता है वेन का, तो इसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। Formation of venous clot depend on the presence of at least one of the virtues tried.
और ये जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है इसके लिए एक वर्चुअस ट्राइड चलता है, और इन ट्राइड में से कोई भी एक चीज का होने पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। ये कौन कौन सा है? वीनस स्टेसिस, इंजुरी टू द वेसल वॉल या हाइपर कोएगुलेशन स्टेबल। तीन कंडीशन से क्लॉट बनते हैं, या तो वीनस स्टेसिस हुआ है, ब्लड रुका है तो थ्रोम्बस बना हुआ है, रुका हुआ पानी सड़ने लगता है तो रुका हुआ चीज जो है उससे थ्रोम्बस बनते हैं, या वेसल की वॉल को इंजुरी होती है, जब वेसल की वॉल को इंजुरी होती है, वॉल इंटैक्ट नहीं रहती है तो वहां पे थ्रोम्बस या क्लॉट बनने लग जाते हैं, या हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होगी, ब्लड में कोएगुलेशन बनने की क्षमता ज्यादा होगी, हाइपर होगी तो भी क्लॉट बनता है। तो ये तीन चीजें वर्चुअल ट्राइड के नाम से जाना जाता है और ये थ्रोम्बस बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का इलाज जो है वो लैक को एलिवेट करके रखो, यही इलाज है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगली इंपॉर्टेंट बात। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड द फंडस ऑफ द यूट्रस इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन नॉर्मली अबाउट हाउ मेनी सेंटीमीटर पर डे। पोस्टपार्टम पीरियड में जो फंडस है वो नीचे की तरफ जाता है ना। ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड फंडस जो है वो इन्वोल्यूशन होता है, तो इन्वोल्यूशन में नॉर्मल किस स्पीड से इन्वोल्यूशन होता है? इनिशियली एक्सपेक्टेड स्पीड 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 और 3 सेंटीमीटर पर डे की कितना सेंटीमीटर इन्वोल्यूशन होता है, किस तरीके से वो नीचे की तरफ जाता है? 1, 2, 2.5 और 3, 1, 2, 2.5 और 3 एक्सपेक्टेड इन्वोल्यूशन बताइएगा, जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, इट्स 1 सेंटीमीटर, ए इज द करेक्ट वन। 1 सेंटीमीटर पर डे, 1 सेंटीमीटर पर डे ये एक्सपेक्टेड इन्वोल्यूशन होता है, इस स्पीड से जो है वो नीचे की तरफ जाता है 1 सेंटीमीटर पर डे। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द नर्स शुड एंटिसिपेट द हेमरेज रिलेटेड टू द यूट्राइन एटोनी मे अकर पोस्टनेटली ऑफ दिस कंडीशन वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द डिलीवरी। मतलब आप एंटिसिपेट कर रहे हो हेमरेज को जिसका रिलेशन है यूट्राइन एटोनी से, तो ये एटोनी होने का पोस्टनेटली कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन था? मे अकर पोस्टनेटली इफ दिस कंडीशन वाज प्रेजेंट। क्या ऐसा हुआ था पोस्टनेटल पीरियड में जिसकी वजह से यूट्राइन एटोनी हुई और उसकी वजह से लेडी को पीपीएच हो रहा है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है? ऐसा क्या हुआ था पोस्टनेटल पीरियड में? फर्स्ट है एक्सेसिव एनाल्जेसिया वाज गिवन टू द मदर, एनाल्जेसिया ज्यादा दिया गया था। प्लासेंटल डिलीवरी अकर विद इन 30 मिनट्स आफ्टर द बेबी वाज बोर्न, बेबी के बोर्न होने के 30 मिनट बाद में प्लासेंटा की डिलीवरी हुई। एपिजियोटोमी की हमने डिलीवरी में हेड को फैसिलिटेट करने के लिए, और लेबर और डिलीवरी जो है वो 12 घंटे चली। क्या ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से लेडी को यूट्रस एटोनिक हुआ और उसकी वजह से पीपीएच हुआ? तो देखिएगा अगर लेबर डिलीवरी लास्ट फॉर 12 आवर्स अगर ऐसा हुआ है तो ये तो नॉर्मल है, तो ये तो रीजन नहीं है। एपिजियोटोमी की आपने बच्चे के हेड को डिलीवर करने के लिए तो ये भी नॉर्मल है, तो ये कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। और आपने प्लासेंटा की डिलीवरी कराई 30 मिनट्स में हो गई बच्चे के डिलीवर होने के बाद में, तो ये भी नॉर्मल है, ये भी कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। बी, सी और डी तीनों ही नॉर्मल फाइंडिंग है और ऐसा होता है लेबर के प्रोसेस में डिलीवरी के अंदर, तो ये कोई अबनॉर्मलिटीज है ही नहीं। तो यहाँ पे किसी जो है इसकी वजह से हेमरेज या एटोनी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लेडी के पैन के रिलीव के लिए एक्सेसिव अमाउंट में अगर एनाल्जेसिया दे दिया है तो ये एक्सेसिव एनाल्जेसिया जो होता है वो यूट्रस को क्या कर देता है? रिलैक्स। और जब यूट्रस रिलैक्स होगा तो यूट्रस एटोनिक हो जाएगा, वो फॉर्म नहीं हो पाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन उसमें अगर नहीं होंगे तो वहां पे पीपीएच हो जाएगा, क्योंकि पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कारण जो है वो एटोनिक यूट्रस है। और एटोनिक यूट्रस होने का रीजन था यूट्रस का क्या हो जाना, फॉर्म नहीं हो पाना, और इसका रीजन था उसको एक्सेसिव अमाउंट में एनाल्जेसिक देना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द नियोनेट ऑफ ए मदर विद डायबिटीज मेलाइटस इज प्रोन टू डेवलपिंग हाइपोग्लाइसीमिया बिकॉज। एक नियोनेट है जो डायबिटीज मेलाइटस मदर का बेबी बर्थ हुआ है और बेबी को जन्म होते ही हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। डायबिटीज मेलाइटस वाले मदर के बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो क्या रीजन है हाइपोग्लाइसीमिया का? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला कह रहा है पेनक्रियाज इज इमेच्योर एंड अनेबल टू सिक्रेट नीडेड इंसुलिन। पेनक्रियाज इमेच्योर है और वो इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, इंसुलिन सिक्रेट अगर नहीं होता तो बच्चे को तो हाइपरग्लाइसीमिया होता। ये तो खोटा जवाब है। देयर इज रैपिड डिम्यूनेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द बेबीज सर्कुलेटिंग ब्लड। जो बच्चे का सर्कुलेटिंग ब्लड है उसमें तो ग्लूकोज का लेवल तुरंत प्रभाव से रैपिडली कम हो रहा है। एंड इज पेनक्रियाज इज नॉर्मली सिक्रेटिंग इंसुलिन, और उसका पेनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रेशन कर रहा है। द बेबी इज रिएक्टिंग टू द इंसुलिन गिवन टू द मदर। बच्चे जो मदर को इंसुलिन दी गई थी उससे बच्चा रिएक्ट कर रहा है,
और हिज किडनी आर इमेच्योर लीडिंग टू ए हाई टॉलरेंस फॉर ग्लूकोज। किडनी इमेच्योर है इसलिए ग्लूकोज की टॉलरेंस उसमें ज्यादा है। तो बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का रीजन किडनी नहीं होता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का रीजन मदर को दिया हुआ इंसुलिन नहीं होता है, और न ही इंसुलिन की कमी होना हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ये तीनों ही खोटे जवाब है, ए, सी और डी। एग्जैक्टली क्या होता है कि मां से बच्चे में ग्लूकोज ज्यादा रहता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, तो बच्चे में जो है ग्लूकोज इंसुलिन के सिक्रेशन की रेट बढ़ी हुई है। अब बच्चा बर्थ हो गया, डिलीवर हो गया है, बाहर उसको उस अमाउंट में ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो ग्लूकोज की तो बच्चे में रहती है कमी, उसके ब्लड में ग्लूकोज की तो तुरंत कमी हो जाती है, और उसका पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा करने लग जाता है। तो इंसुलिन तो ज्यादा सिक्रेट हो रहा है और ग्लूकोज कम है, तो डेफिनेटली बच्चा किस में जाएगा, हाइपो में। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रैपिडली ग्लूकोज का डिमिनिश हो जाना है और पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन का ज्यादा सिक्रेशन होना हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बनता है उन बच्चों में जो डायबिटीज मेलाइटस मदर के बच्चे पैदा हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कंसेप्चुअल स्टडी। आपको अगर लग रहा है कि ये कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी, तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अगर आपको लग रहा है कि इस स्टडी को करके आप एग्जाम की खोपड़िया में छेद कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये स्टडी एग्जाम का टेटुआ दबाने के काम आ सकती है, अगर आपको लग रहा है कि ये वो शिक्षा है, ये वो शेरनी का दूध है जिसको आप अपने अंदर भर के आप भरे मार्केट के अंदर आधी रात को आंधी और तूफान में धाड़ लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि हम बताते हैं कि हमें क्या आता है, तो आप इस पुदीने के अंदर 4 चांद लगाने के लिए तुरंत प्रभाव से ज्वाइन करें नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट NNI। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबनॉर्मल वाइटल साइन इन पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम में अबनॉर्मल वाइटल साइन कौन से रहेंगे? पल्स रेट 50-60, डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज फ्रॉम 80 to 95, सिस्टोलिक बिटवीन 100 to 120, रेस्पिरेटरी रेट 16 से 20। पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान कौन सा वाइटल साइन अबनॉर्मल है? वाइटल साइन में आता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन और पल्स के बारे में कुछ डाटा दिए हुए हैं, और यहाँ पे दिया हुआ रेस्पिरेटरी रेट 16 से 20 पोस्टपार्टम पीरियड में नॉर्मल है, ये कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और 100 के बीच में नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। पल्स रेट 50 से 60, इनिशियली टैकीकार्डिया होता है पोस्टपार्टम पीरियड में, बाद में ये नॉर्मल हो जाती है, और 50 to 60 जो है ये नॉर्मल मानी जाएगी पोस्टपार्टम पीरियड में, जो थोड़ी डिमिनिश होती है, लेस रहती है, ये अब नॉर्मल नहीं है। लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 80 से बढ़ के 95 हो गया, नॉर्मली कम हो सकता है बीपी, बढ़ नहीं सकता, और ये बढ़ा हुआ है हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है ना, ये हाइपरटेंशन को। तो 15 mm ऑफ Hg का फर्क आ गया डायस्टोलिक में, डायस्टोलिक में 15 का फर्क आना हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है, जो कि पोस्टपार्टम पीरियड में लेडी को हो रहा है, प्रेगनेंसी की वजह से शायद हुआ होगा। तो ये हाइपरटेंशन वाली कंडीशन है, इसलिए ये अबनॉर्मल है, ये साइन अबनॉर्मल वाइटल साइन के अंदर आएगा। बी, डायस्टोलिक बीपी का 95 होना अबनॉर्मल माना जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कंसेप्चुअल स्टडी एंड MCQ प्रैक्टिस एक जगह है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 25 तारीख को नया मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है। नया मॉर्निंग बैच में 5 दिन डेमो क्लासेज रहेगी, 25, 26, 27, 28 और 29। 5 दिन बिल्कुल फ्री डेमो रहेगा। मॉर्निंग में नया बैच शुरू हो रहा है, और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि टोटल फीस में आपको 2001 रुपए का फायदा हो जाए। रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका है 7272029029 इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे कर दीजिए 1000 और अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि आप एक बेहतरीन भविष्य निर्माण की तरफ बढ़ सके। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, एक कंसेप्चुअल स्टडी विद MCQ प्रैक्टिस, एकमात्र तरीका है जिंदगी में सफल होने का। तो इसी उम्मीद के साथ में आज के वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन बढ़िया और कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।